एडिटोरियल से यूथ ऑफ पाकिस्तान अनफाथमेबल इकोनॉमिक एसेट। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर हम करेंगे वो है एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन, अनलॉकिंग पोटेंशियल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूथ डेमोग्राफिक्स इन पाकिस्तान के क्या कहते हैं, जो सर्वेज हैं कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो यूथ है और कितनी पॉपुलेशन जो है वो किस एज में है। डेमोग्राफिक्स बेसिकली यही होता है कि आप क्लासिफिकेशंस करते हो, मुख्तलिफ ग्रुपिंग करते हो पॉपुलेशंस की, उनके सेक्स और जेंडर और एज के हिसाब से। तो ये जो करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, इसको डेमोग्राफी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो यूथ बढ़ जाएगी, या पाकिस्तान में यूथ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अबाउट 60 to 65% पीपल जो है पाकिस्तान में वो 30 ईयर्स से नीचे हैं, और 45 to 50% जो हैं वो 20 ईयर्स 20 साल से उनकी उम्र कम है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो ऐसे ऐसे जो हैं ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एज 20 ईयर से कम है, वो तकरीबन 120 मिलियन बनती है। अगर 120 मिलियन के हिसाब से कोई अगर कंट्री हो जिसकी पॉपुलेशन 120 मिलियन हो, तो वो दुनिया की 12वीं जो है 12th लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन हो सकती है, जो जापान के बराबर है। तो ये जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान का, ये एक अनफॉर्मेबल है, नाकाबिल पैमाइश, लार्ज एक्सटेंट का जो एसेट है वो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं किया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा हमारा सिनेरियो है कि हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जब हम यूथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आईटी सेक्टर की जॉब्स, ब्रेन ड्रेन के वो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, और बाहर की पाकिस्तान की जो है ब्रेन ड्रेन कहते हैं बेसिकली किसी भी मुल्क के जो होते हैं ना, कह लें कि एक काबिल लोग होते हैं, जैसे कह लें डॉक्टर्स हो गए, और क्या इंजीनियर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो वो मुल्क छोड़ के जाते हैं, तो इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो ये पाकिस्तान की यूथ का हम सुनते हैं कि वो ब्रेन ड्रेन में हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे जहन में ये चीज़ें आती हैं हमारी इस इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, जो सोशल हमारा सिनेरियो है इसकी वजह से। तो ये हमारी यूथ जो है उसको प्रॉपर जो है हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभार हमें इस तरह के इनिशिएटिव्स मिलते हैं सुनने को कि जिससे कुछ होप पैदा होती है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। फर्स्ट मिसाल के तौर पर जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है पीएम की तरफ से, तो ये होती है, स्कॉलरशिप दी जाती हैं एचईसी की तरफ से, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन ये जो बेनिफिशरी इसका बेनिफिशरी हैं इसके, वो तकरीबन 0.1 मिलियन, तकरीबन 1 लाख लोग बनते हैं। तो 120 मिलियन और 0.1 मिलियन, मतलब एक 120 मिलियन जो आपकी टोटल यूथ है, उसमें से सिर्फ 0.1 मिलियन जो लोग हैं वही सिर्फ इससे बेनिफिशरी हैं इसके। तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो ये ड्रॉप एंड बकेट के ऊँट के मुँह में ज़ीरे की तरह ये चीज़ है। तो यूथ को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? तो हमें उनको क्वालिफाई करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए हमें एक जो कह रहे हैं दर्जा व दर्जा जो है अप्रोच वो अपनानी पड़ेगी इसके लिए। तो और यूथ इसके ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बैकबोन बन सकती है। तो ये जो दर्जा बदर्जा सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसके लिए हमें कौन से कंपोनेंट्स जो रिक्वायर हैं वो करते हैं कि एनालिसिस ऑफ मार्केट्स फॉर यूथ, कि किन मार्केट्स में यूथ को सबसे ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनको कौन कौन से एजुकेशन और स्किल्स चाहिए कि वो उन मार्केट्स में एक्सेल कर सकें, और जिन सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है वो कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, और उनको सॉफ्ट स्किल्स और टारगेटेड लैंग्वेज ट्रेनिंग, मतलब स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस हैं जो उस मार्केट के हिसाब से उसमें उनको ट्रेन किया जाए, उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाए। ओके, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के बारे में यहाँ पे राइटर का जो है ना वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हैं, जो काफ़ी जो कह लें कि एक लॉजिकल नज़र आ रहा है। ब्रेन गेन कहते हैं, ब्रेन ड्रेन का वो बता चुके हैं कि वो होता है किसी भी कंट्री के जो
काबिल लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका बाहर चले जाना सर्च ऑफ कह रहे हैं कि अपनी लिवलीहुड को बेहतर बनाने के लिए। तो ब्रेन गेन होता है, वो कंट्री जो बाहर से ही जो है लोग आ रहे होते हैं उनको फैसिलिटेट करके अपना वो उससे बहुत वो कैपिटल गेन कर रहे होते हैं उस चीज़ से वो। तो इसके लिए हम पहले करते हैं कि एनालिसिस ऑफ मार्केट फॉर यूथ हैज़ टू कंपोनेंट्स, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। तो एनालिसिस हमें सिर्फ दो चीज़ों का करना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट्स का भी और डोमेस्टिक मार्केट्स का भी इसके लिए। अच्छा, तो राइटर का यहाँ जो कंसेप्ट बयान कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें ब्रेन ड्रेन के बारे में जो है वो ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसे ब्रेन गेन का जो है वो कंसिडर करना चाहिए। इंडिया की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ से जो लोग हैं वो ब्रेन ड्रेन के तौर पर ओवरसीज गए, लेकिन वहाँ से उन्होंने कुछ टाइम के बाद फ़ौरन तो नहीं लेकिन आफ्टर फ्यू डिकेड्स उन्होंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट भेजनी शुरू कर दी। तो इसकी वजह से जो आईटी की इंडस्ट्री थी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी जो हैं वो राइज हुई थी। तो न सिर्फ इससे वो कैपिटल भेज रहे थे, बल्कि वो जो वहाँ से लोग गए थे ओवरसीज, वो बाहर जाके पॉलिटिकली भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गए थे। अब जैसे देख लें कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली इंडियन ही हैं, इंडियन मतलब वो बैकग्राउंड रखते हैं। तो वो पीएम्स बने, सीईओज बने, और इंडिया की जो है प्रो इंडिया बायास में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। तो उनका पाकिस्तान के लिए भी इस ऐसे ही कोई जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा सिनेरियो को अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर हमारी 120 मिलियन पॉपुलेशन है यूथ की, तो उसमें से अगर कुछ मिलियन लोग जो हैं वो बाहर चले जाएं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। वो अपना इन्फ्लुएंस के ज़रिए से और रेमिटेंसेस के ज़रिए से जो बाहर से वो कैपिटल भेजेंगे अपनी कंट्री में, उसके ज़रिए से वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें अपना जो फोकस है ना वो उन मार्केट्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे यूथ के लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान को ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ देखना चाहिए वेस्टर्न की बजाय। तो क्योंकि उनकी जो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ये कंसेप्ट को बयान कर किया गया यहाँ पे। ये इसको कहते हैं कि जब किसी कम्युनिटी में से निकलने वाले लोग जो हैं चाहे वो डेथ के ज़रिए हों या एमिग्रेशन के ज़रिए से हों, वो उन लोगों से कम होते हैं जो उसका पॉपुलेशन में है वो ऐड हो रहे होते हैं, उस कम्युनिटी में ऐड हो रहे होते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन के ज़रिए हों या चाहे वो बर्थ के ज़रिए हों। तो साउथ कोरिया और जापान जैसी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, यूथ कम है वहाँ पे। तो उन लोगों को यूथ की जो है वो अशद ज़रूरत है, वो मतलब इसकी डायर नीड है, दे हैव डायर नीड फॉर द यूथ। तो ये हमारे यूथ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उनको भी एनालाइज किया जाना चाहिए, उन एरियाज की जो है को एनालाइज किया जाना चाहिए कि जहाँ पर यूथ को प्रॉपर जो है ग्रो करने का चांसेस मिल सकते हैं। फोकस्ड एजुकेशन और स्किल होने चाहिए, एक मतलब एक ऑल इनकम्पासिंग सारी मतलब सब पे मुश्तमिल एक एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि फोकस्ड एजुकेशन और स्किल सिस्टम होना चाहिए जो एक के मतलब 4-5 सेक्टर्स पे वो मतलब कवर कर रहा हो उसको, और उनके लिए जो स्किल्स हैं उसको भी वो कवर कर रहा हो। तो ये एक जो एक फोकस्ड एजुकेशन सिस्टम है वो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है। तो बाद में हम अगर शुरू में इसका करते हैं मतलब एक फोकस होता है, लेकिन बाद में हम इसमें मजीद सेक्टर स्किल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब बात एजुकेशन की आती है तो उसमें भी यूथ को प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हायर एजुकेशन में तो पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही बहुत कम बच्चे ही हैं ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन जैसे हम यूथ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ 220 से 250 यूनिवर्सिटी हैं, 220 टू 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके मुकाबले में अगर देखें हम इंडोनेशिया और यूएसए जैसी जो पॉपुलेशन जिनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से यूथ की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कहीं कम है, तो अब इंडोनेशिया में 3,300 यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूएसए में 3,200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान से कम है। तो हमें हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो भी अपनी यूथ को उनकी तरह जो मतलब ये यूएसए और यूके ये क्या कह रहे हैं इंडोनेशिया की तरह, उनकी तरह ही अपनी यूथ को हमें एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक रैपिड रेट पे, एक्सपोनेंशियल रेट पे वो हमें सेट करनी पड़ेगी। स्किल्स का देखते हैं तो स्किल्स हमें ऐसे प्रोवाइड उनको करने चाहिए जिनकी डोमेस्टिक जो लोकल मार्केट्स हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में जिनकी जो सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड है। तो गवर्नमेंट जो है वो टैप्टा के ज़रिए से जो अभी हमारी प्रोवाइड कर रही है टेक्निकल ट्रेनिंग, लेकिन उसको भी अभी अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है। वो अभी मतलब हमारे जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं उनको वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा, उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर को उसको उनके इनिशिएटिव्स को इनकरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की निस्बत जो है वो काफ़ी ब्रॉडर होता है। और पाकिस्तान में ट्रेनिंग स्कूल हैं, मिसाल के तौर पर कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो इसकी स्केलिंग को, इसको स्पेक्ट्रम को, इसके वो है ना वो स्कोप को वो इंक्रीज किया जाना चाहिए, उसको इंसेंटिवाइज होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो वहाँ पर जो 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसको मिलियंस में जो है वो कन्वर्ट किया जा सके। फोकस्ड एजुकेशन की तरह जो फोकस स्किल्स की है वो भी क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। तो लो स्किल बीइंग एक्सपोर्टेड टू मिडल ईस्ट, जो हमारी लो स्किल्ड लेबर है उसको हमारे मिडल ईस्ट की तरफ जो जा रहे हैं, अरब कंट्रीज़ की तरफ जो जा रहे हैं, तो उस पर हमें फोकस सिर्फ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए जो मज़ीद क्रिएट करनी चाहिए। अब नर्सिंग की यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 1 मिलियन नर्सिस का शॉर्टेज है इसमें। यूएसए को तकरीबन 220 मिलियन नर्सिस रिक्वायर्ड है नेक्स्ट डिकेड में। जापान जिसमें वो एजिंग पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, तो वो भी इस नर्सिंग जो है और कह लें एल्डरली केयर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो अगर हम फर्ज करते हैं कि 1 लाख जो नर्सेज हैं और एल्डरली केयर स्पेशलिस्ट हैं 0.1 मिलियन, तो अगर हम इन कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं ये, तो इसके ज़रिए से मतलब बेसिक जिनकी स्टार्टिंग सैलरी अगर फ़र्ज करें 80,000 पर ईयर मतलब एक पर्सन को मिल रही है, तो ये 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम किस तरह जो है फोकस स्किल्स के ज़रिए से अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह आईटी की इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें काम कर सकती हैं। तो आईटी में ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में यूथ को एम्प्लॉय कर सकते हैं, बल्कि मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी में, बैक एंड ऑफिस सपोर्ट में, जो ऑफिशियल जो क्लरिकल काम होते हैं उसमें हम जो है वो अपने यूथ को यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी जो है प्रोग्राम है, उसका 9th मंथ कोर्स है। अगर हम उस कोर्स को कोई मतलब हमारे यहाँ इसको प्रमोट किया जाता है, तो वर्ल्ड मार्केट में उसकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन $60,000 पर ईयर है। तो अगर हम 50,000 अपने जो है यंग पीपल उनको नेक्स्ट 5 ईयर में ट्रेन करते हैं इसके ज़रिए से, तो ये $3 बिलियन इनकम जो पाकिस्तान के लिए जनरेट कर सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी वर्कर्स, पायलट्स, डॉक्टर्स, फूड प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट, डोमेस्टिक वर्कर, इनकी जो और बाकी जो है हैवी मशीनरी और इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं, गार्डनर्स हैं, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यूथ के लिए एक एंडलेस जो है वो हमारे पास फैसिलिटीज़ भी मौजूद, मतलब कह लें कि सेक्टर्स मौजूद हैं, उनका पोटेंशियल हम यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जो नीड ऑफ द टाइम है वो सिर्फ गवर्नमेंट फोकस है कि गवर्नमेंट उस पर कितना फोकस कर सकती है। फाइनली कंक्लूड करते हैं कि हमारी यूथ को प्रॉपर स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जो हैं और लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। टाइमलीनेस, प्रोफेशनलिज्म, इन चीज़ों के अलावा ये भी मतलब ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्पेसिफिक लैंग्वेज और कल्चर सेंसिटिविटी। अब स्पेसिफिक लैंग्वेज जब वो जिस कंट्री में जा रहे हैं, फर्ज करें मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ की उनको लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ के कल्चर के बारे में उनको पता होना चाहिए, ताकि वहाँ पे उनको एक एज हासिल हो वहाँ पे काम करते हुए और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हुए। हमें चाइनीज़ और तुर्किश लैंग्वेजेस सिखाने के बजाय जो अपना फोकस है वो जापानीज़ और जो कोरियन है लैंग्वेजेस, उन पे अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी जो मार्केट हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर हम कोशिश करना चाह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो हमें अपनी यूथ को जो सीरियसली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वोकेबलरी यहाँ पे करते हैं इम्पॉर्टेंट, कहते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिट को कहते हैं प्रोवाइड करना किसी चीज़ को, मतलब उनको किसी चीज़ को कुछ देना।
प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना। बल्क कहते हैं स्वेल को, स्वेलिंग को, या प्रोट्रूड आउटवर्ड्स। तो बल्ज यहाँ पे है, लार्ज क्वांटिटी को भी बल्ज कहते हैं। अनफैथोमेबल है जो डेप्थ जिसकी बहुत ज़्यादा हो, नाकाबिले पैमाइश हो, किसी लार्ज एक्सटेंट की चीज़ को जो हो, वो है कहते हैं अनफैथोमेबल कहते हैं। इन फ्रिक्वेंटली जो फ्रिक्वेंट ना हो, नॉट मेनी टाइम्स। फॉर गो भी अर्लियर इन टाइम, गो बैक फर्दर, मतलब जो टाइम में पहले जो चीज़ हो चुकी हो। राइट डाउन एनी 3 की फोकस स्किल्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो यूथ है उसके लिए जो 3 की फोकस स्किल्स हैं, उनका यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं।